2010 जो है जन्म शताब्दी वर्ष है और इनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो एक विलक्षण वैज्ञानिक की कहानी, जस्ट आउटस्टैंडिंग। वो नहीं भौतिक वैज्ञानिक थी, वो केमिस्ट भी थी, बायोलॉजिस्ट भी थी और एक मानवतावादी भी थी। उनके बारे में श्री मान विजयन जी ने यह कहा है, जो हमारे इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसे भी किसी शख्सियत का कभी इस धरती पर अस्तित्व रहा होगा। Generations to come will not believe that such a one in flesh and blood walked on earth। उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया विजयन जी ने जो आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा। का जन्म कायरो में हुआ 1910। इनके पिताजी जो थे वे पुरातत्ववाद में मतलब काम करते थे, शोधकर्ता थे, और इनका जन्म वहीं हुआ। फिर वो 5 साल की हुई तो आगे इंग्लैंड में तो वहीं रह गए, क्योंकि वहाँ पर विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध में कॉमनवेल्थ कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने दाखिला लिया। उनका पीएचडी उन्होंने 4 कृतियां लिखी है हिस्ट्री ऑफ साइंस। और ऐसे माना जा रहा था कैम्ब्रिज में कि किसी भी विषय पर अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो साइंस की, तो वो बर्नार्ड साहब के पास चले जाते हैं। बर्नार्ड साहब उनके पीएचडी एडवाइजर डोरोथी वाटसन थे, और बर्नार्ड साहब की सोच एक काफी क्रांतिकारी सोच थी उस समय। उनकी सोच ऐसी थी कि उस समय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आ गया। एक्सरे से जैसे कि आप लोहा ले लें, तो लोहा में आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे तो उनकी संरचना, लोहे के परमाणु की संरचना आपको पता लग जाएगा। तो यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। तो आयरन का स्ट्रक्चर जानना है कि परमाणु कहाँ है और कैसे है और कहाँ स्थित है, उनसे आपको भी पता चलेगा कि शायद उसके आगे बढ़कर तो आप ये बता सकते हैं कि उनके क्या गुण होंगे, कि कुछ फौलादी क्यों होता है। अगर आयरन है तो ये लोहा फौलादी क्यों होता है, लोहा जो चालक क्यों होता है, ये सब आप समझ सकते हैं। तो ये माना जा रहा है, ये एटॉमिक हाइपोथेसिस जो है 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की थी, और 20वीं शताब्दी में जब एक्सरे आई तो ये माना गया कि एक्सरे से आप निर्जीव वस्तुओं को समझ सकते हो, यानी बायोऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, उसमें भी आप अटैच कर सकते हैं। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बर्नार्ड साहब ने डोरोथी वाटसन को पहले ये प्रॉब्लम दी कि आप किसी जीव वैज्ञानिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की संरचना का पता लगा। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 1937 में आपने थॉमस हॉजकिंस से उनकी विवाह हो गई। जब वो फिटकिरी एलम और कॉपर सल्फेट की वाष्पीकरण से चमकदार क्रिस्टल ऐसे बनाई तो वो एकदम मुक्त हो गई। उन्हें रसायन और क्रिस्टल हमेशा से आकर्षित करते रहे। अंग्रेजी में जैसे उन्होंने कहा, आई वाज कैप्चर्ड फॉरएवर बाय केमिस्ट्री एंड क्रिस्टल्स। तो इसी बाय द वे, जैसे कि बचपन के कुछ अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइंस्टाइन को भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जब वो 7 साल के थे तो उनके कोई चाचा या कोई मामा थे, उन्होंने उनको एक चुंबक दी। चुंबक से वो इतना मुक्त हो गए, उसी पर फ्रैक्शन एट डिस्टेंस पर रिसर्च करते रहे। तो बाद में जाके जनरल रिलेटिविटी हुई, वो उनका प्रभाव डाला। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का एक सब्जेक्ट लिया है कि जीव विज्ञानों को 3 बातें समझाने हैं। एक्सरे क्या होता है, दूसरा क्रिस्टल क्या है, और एक्सरे और क्रिस्टल में क्या मतलब तालमेल। तो एक्सरे तो हम जानते ही हैं कि हमारी एक्सरे तो होते रहती है, हमारी मतलब हड्डियों की एक्सरे जब होती है तो दैट इज कॉल्ड शैडो मोड। शैडो मोड का मतलब परछाई की तरफ, छाई मोड में होता है, क्योंकि वो आपके हड्डियों का वो मतलब जैसे हमारी मांस ये तो पारदर्शी होती है एक्सरे के प्रति, लेकिन जो हड्डियां हैं उसमें अगर कोई त्रुटियां हो तो निकल आती है एक्सरे, लेकिन वो शैडो मोड, वो सरल उपयोग हुआ एक्सरे का। लेकिन विवर्तन, डायफ्रैक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश में, विवर्तन का क्या मतलब होता है इसको समझ
क्रिस्टल कैसे बनता है? तो क्रिस्टल का एक यूनिट सेल जैसा होता है और इसी यूनिट सेल को आप दोहराते जाइए करोड़ों बार तो क्रिस्टल बनता है। तो जैसे कि एक क्रिस्टल है, उसको जैसे कि समझने के लिए एक कक्षा को ले लें। कक्षा में मान लीजिए 4 मेज है, 4 टेबल है और एक ब्लैक बोर्ड है और एक मान लीजिए एक खिड़की है और इसी को आप 10 बार दोहरा रहे हैं, 100 बार दोहरा रहे हैं तो क्रिस्टल हो गया। तो वो दिस इज कक्षा को यूनिट सेल माने जिसमें 8 एटम है, इसमें 8 परमाणु, 4 मेज, 4 मतलब कुर्सियां, एक ब्लैक बोर्ड और एक मान लीजिए एक खिड़की। तो ये यूनिट सेल है, इसमें कुछ परमाणु रहेंगे, 1 2 3 ऐसे कुछ रहते हैं, इसको दोहराते हैं। तो जो निर्जीव वस्तु है जैसे आयरन हुआ, लोहा हुआ, उसके यूनिट सेल में सिर्फ 3 या 4 एटम होते हैं और उसी को दोहराया जाता है और एक्सरे से ये यूनिट सेल की संरचना को पता लगाया। तो एक और उदाहरण देंगे, जैसे कि ये है एरिज़ोना, कोई देश की मतलब सिटी की एक संरचना है। एरिज़ोना में ये घर बना, घर को ऐसे घर को यूनिट सेल मानिए और इसी घर को आप कई बार दोहरा रहे हैं, सैकड़ों बार दोहरा रहे हैं, तो ये क्रिस्टल है। और ये भी एक घर ही है, लेकिन ऐसे वैसे रास्ते में अगर दोहरा रहे तो क्रिस्टल नहीं होगा। एक झोपड़पट्टी इसको धरा नहीं करते मतलब बॉम्बे में है मतलब स्लम एरिया है, तो झोपड़पट्टी एरिया है, तो इसको आप क्रिस्टल नहीं माने, लेकिन इसको आप क्रिस्टल माने। अच्छा, इसमें डिफ्रैक्शन है। तो यूनिट सेल तो मैंने आपको समझा दिया, यूनिट सेल में सिर्फ 4 एटम होते हैं या 5 एटम होते हैं या 2 एटम होते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, इसमें एक एक्सरे का एक सोर्स होता है, फिर वो क्रिस्टल चाहिए, एक्सरे के लिए क्रिस्टल चाहिए, नॉन क्रिस्टल नहीं चाहिए, क्रिस्टल चाहिए। और उससे क्या हो जाता है कि अलग अलग बीम तितर हो जाते हैं और उनकी जो बीम को की मतलब अध्ययन करके एक क्रिस्टल की संरचना के बारे में आप जान सकते हैं। तो उसको इसके लिए भी मैंने एक उदाहरण तैयार किया है। जैसे कि मान लीजिए कि सब लाइन है, उस पर अगर हम एक्सरे मतलब ये लेजर डालें, ये लेजर बीम है, तो अगर परछाई मोड में होगा, अगर ये परछाई मोड होगा तो इसको आप लाइन ऐसा दें, लेकिन क्यों इसका डिफ्रैक्शन कर रहे हैं, विवर्तन कर रहे हैं, तो ये डॉट 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 डॉट। आपको मतलब यकीन दिलाने के लिए मैंने वैसा ही कुछ लाया है, तो आप जरा दिखा दें कि कितना मेहनत करके वहां से लोग ले आए। तो उस दीवार पर आप देख सकते हैं, इस पर भी देख सकते हैं, इसके क्लियर नहीं, लेकिन इसमें देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये लाइन है, लेकिन लाइन आपको नहीं दिखेगा, आपको ये डॉट्स दिखेगा। तो कठिन मामला तो ये है कि अगर हम डॉट्स दिख रहे हैं तो उसका आप उल्टा करके नॉन लीनियर एनालिसिस करके आप ये पता कीजिए कि ये लाइन है। आपको पूछेंगे यह क्या है, ये नेटवर्क है, लाइन ऐसे भी है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल, तो उसका यह विवर्तन है। इनफैक्ट आप कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर जाकर आप मान लीजिए कि सिल्क का आप ये ले सिल्क का लेंगे या शिफॉन का लेंगे या कॉटन का लेंगे, इन सब का विवरण अलग अलग होगा। जैसे कि एक कॉटन है, इसका आप देख लें, इतना बढ़िया नहीं आ रहा है, लेकिन अंधेरे रूम में देखते हैं आपको अंधकार हो तो बढ़िया दिख रहा है। तो यह हुआ विवर्तन चित्र कुछ और है और जो संरचना है कुछ और। तो ये काफी कठिन मतलब समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी इसको लोग मानते हैं कि इसी के द्वारा हम क्रिस्टल की परमाणुओं की संरचना जान सकते हैं। तो ये हुआ एक्सरे क्रिस्टल, ये भी वही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न इसका है, पानी का नहीं है क्योंकि पानी नॉट क्रिस्टल, लेकिन आइस का यानी बर्फ का, उनका ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। और इससे हम ये पता लगाते हैं ये है आइस। आइस होता है हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। काफी कठिन है लेकिन लोग करते हैं, वो एक पूरी मतलब एक साइंस है, उसको मान लीजिए वो विलियम ब्रैग के जमाने से चली आ रही, मतलब 100 साल पुरानी है। हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन। तो और ये यूनिट सेल में कितने एटम है? यूनिट सेल में सिर्फ 3 एटम, हाइड्रोजन 2
ऑक्सीजनेट, और इसी को आप दोहराते जाइए तो आपको क्रिस्टल बन जाएगा। तो डोरथी हॉटकिन एक बहुत ही कठिन समस्या को लेकर, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को लेकर उसको समझने की कोशिश की है, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की कहानी जरा सुना है। ये सड़े हुए सोयाबीन तथा तरबूजों व ब्रेड की फफूंदों से पेनिसिलिन प्राप्त। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और फ्लोरिंग रिंग को संश्लेषण किया था। सबसे पहले इसको एक पुलिस कर्मी पर इसका उपयोग किया गया पेनिसिलिन का, वो ठीक होने लगा। लेकिन पेनिसिलिन की कमी थी उस जमाने में, जब फ्लेमिंग के जमाने में, जब ठीक होने लगा लेकिन पेनिसिलिन कम पड़ गया, तब उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कहावत आ रही है कि उपचार तो सफल रहा लेकिन आए रोगी मर गया। तो द ट्रीटमेंट ऑफ सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। ये आजकल स्टेरॉइड के बारे में कहा है, स्टेरॉइड्स कैन क्योर यू बट दे विल किल। तो पेनिसिलिन में ऐसे था कि पहले विश्व युद्ध में करीब 18% लोग निमोनिया से ग्रसित थे और उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जब पेनिसिलिन आ चुका, दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक था, तो वो 1% लोग ही निमोनिया से की मृत्यु, 1% लोगों का ही या सिपाहियों का ही निमोनिया से मृत्यु हुआ। इसका उपयोग तुरंत होने लगा डिप्थीरिया, स्ट्रेप थ्रोट और टॉन्सिल। डोरथी हॉटकिन ने 1945-48 में पेनिसिलिन की संरचना का पता लगाया। क्या है पेनिसिलिन? यही नहीं, उसके पहले उन्होंने बर्नार्ड साहब के साथ कोलेस्ट्रॉल पर रिसर्च किया। जितने भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप मानेंगे मतलब मेडिकल यूज में आते हैं, मेडिसिन में आते हैं, कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमारे स्कूल में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो हम हृदय रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का पता लगाया 57 में, 45 में पेनिसिलिन का पता लगाया और 1954 में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विटामिन B12 का पता लगाया, जो कि पोषक। यही नहीं, पेनिसिलिन का ही नहीं, बाद में उन्होंने सेफेलोस्पोरिन, कई ऐसे एंटीबायोटिक। तो आपको लगेगा कि इसने इतनी मेहनत की है, इसको इतनी सफलता मिली है, तो इसे तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए, स्वाभाविक प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन इनके एक प्रतिद्वंद्वी मैक्स पेरुट्स, वो भी बहुत फेमस है, वो कैम्ब्रिज में थे, ऑक्सफोर्ड। तो जब वो कैम्ब्रिज में उन्होंने हीमोग्लोबिन पर स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि हमारे ब्लड में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन कम है, आयरन खाइए, बीटरूट खाइए, पुराना लाल मतलब साग खाइए, ये सब कहने लगते हैं। तो उन्होंने हीमोग्लोबिन की संरचना का पता लगाया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। दैट इज बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो खून या पानी में जल्दी जलता नहीं, लेकिन अगर वही खून में हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन ये रिएक्शन इतना फास्ट होती है कि 1 मिलियन सेकंड में भी 1/1,00,000 सेकंड में वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो 62 में मैक्स पेरुट्स को नोबेल प्राइज दिया। उनकी प्रतिक्रिया को आप देखिए क्या है। नोबेल प्राइज मिलने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस, ये महान वैज्ञानिक का मतलब ये है, एक निशानी है। This is how you understand what a great scientist is. तो 1964 में 2 साल बाद नोबेल कमेटी को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से डोरथी हॉटकिन को नवाजा। और ये है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। तो आप जैसे गिनना शुरू करेंगे तो करीब 60 से भी ज्यादा इसमें परमाणु। तो आप ऐसा अनुभव करें कि आप समझना चाहते कि कितना कठिन टास्क है कि आपको एक कमरे में हम भेज दें, इसमें आपकी आंख में पट्टी हम बांध दें और आपसे हम यह कहें कि आप जाइए और कटोइए और पता कीजिए कि क्या है और कहाँ है। तो इसमें क्या था, तो इसमें इस कमरे में 60 अलग-अलग मतलब 60 चीज है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, मतलब सॉरी ब्लैक बोर्ड, खिड़की वगैरह, ऐसी 60 सामग्री है। और आपको ये पता लगाना है कि क्या क्या है और कहां है। तो वेरी डिफिकल्ट टास्क, उसको उन्होंने ये किया, लेकिन उससे भी कठिन उन्होंने एक काम किया। इसके बारे में अभी भी बहुत फेमस है, वो एक इंसुलिन की संरचना के बारे में। तो
पहले आपको एक इंसुलिन की कहानी बता दें। इंसुलिन के आविष्कार के पूर्व मधुमेह को ऐसा भयावह रोग माना जाता था जो निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बनता है, 100% डेथ रेट फॉर डायबिटीज। 19वीं शताब्दी के दौरान मधुमेह से मृत रोगियों का अवलोकन करने पर प्रायः उनके अन्याशय पैंक्रियास को क्षतिग्रस्त पाया गया। जब वो चिकित्सा करना शुरू किए तब पता चला कि पैंक्रियास ही क्षतिग्रस्त करते थे। फिर इससे एक स्टूडेंट को एक विचार आया। तो छात्र था पॉल लैंगरहैंस, उसने यह पाया कि पाचक रस निकालने वाले अग्न्याशय ऊतकों में कोशिकाओं के समूह थे जिनका कार्य ज्ञात नहीं था, क्या करते थे पता नहीं था। बाद में ये पता चला कि इसी में इंसुलिन बनता पैंक्रियास की एक कोशिकाओं में, और उसके याद में और उसको लैंगरहैंस की द्वितीयता कही जाती है, इन्फ्लुएंस ऑफ लैंगरहैंस इसको कहा जाता है। फिर एक और जर्मन चिकित्सक है ऑस्कर विट्कोविस्की तथा जोसेफ मेरीन, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। एक कुत्ते की उन्होंने अग्न्याशय निकाल दी, पैंक्रियास निकाल दी, और कुत्ता तुरंत पता चला कि कुत्ता का मधुमेह हो गया, इज गॉट डायबिटीज। तो यही एक ऐसे कुत्ते की यह ऐसा कुत्ता जिसका पैंक्रियास निकाल दिया गया है। और यह दो व्यक्ति जो है बेंटिंग और बेस्ट पेंटिंग के स्टूडेंट थे, कि 1918 और 1920 की बात है, 1920 की। इंसुलिन के प्रयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले मधुमेह ग्रसित कुत्तों में से एक के साथ ही दोनों इनकी अहम भूमिका है। इनका यह दोष था कि देखते हैं हम इंसुलिन निकालते हैं कहीं से, उन्होंने घोड़े से इंसुलिन निकाला और कुछ इंसुलिन को संश्लेषित किया, और बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन पशुओं का संश्लेषित किया, और उन्होंने बहुत सरल प्रयोग किया। तो नॉट करेक्ट, बट उन्होंने वैसे कहा कि चलो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। एक टोरंटो के अस्पताल के वार्ड में उन्होंने इंसुलिन देना शुरू किया। अच्छा, ऐसा वार्ड था, वो ऐसा वार्ड था कि हर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में एक वार्ड होगा जिसमें सिर्फ बच्चे रहते थे अधमरे अवस्था में। दीज आर ऑल डायबिटिक किड्स। उनके अगल बगल उनके माता पिता बैठे रहते थे, उनके रिश्तेदार कुछ रोते थे, कुछ भगवान से मनाते थे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। बहुत ही सैड रिश्ता। उसी अस्पताल में एक वार्ड में, ऐसे ही एक अस्पताल के वार्ड में उन्होंने 50 बच्चे जो डायबिटीज से ग्रसित थे, अचेत अवस्था में थे, उनको उन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन देना शुरू किया। दिस वाज नॉट प्योर इंसुलिन, इंसुलिन उतना सही नहीं था, फिर भी उन्होंने शुरू किया। जब एक 50वें बच्चे तक पहुंचे तब पहला 8-10 बच्चे सचेत अवस्था में आकर मुस्कुराने लगे। बिल्कुल मतलब जब वहां से यहाँ तक आए, वहां के बच्चे उठने लगे, हंसने लगे, खेलने लगे। इसको चिकित्सा के इतिहास में ये चमत्कार बना। इट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। और एक लिली कंपनी है जो आजकल टॉप 10 कंपनियों में से है, जैसे फाइजर हुआ, लिली हुआ, इंटरनेशनल कंपनी में से ड्रग के मेडिसिन में ये लिली कंपनी ने इसका जोरदार फायदा उन्होंने खूब पैसा कमाया। इनफैक्ट लिली कंपनी इसी से बन गई इंसुलिन। बेंटिंग को एक और उनके साथ मैकवाइट को 23 में नोबेल पुरस्कार दिया। तो अब ये हम आपको क्यों बता रहे, क्योंकि डोरोथी हॉटकिंस ने स्वतंत्र रूप से जो प्रॉब्लम पहले लिया, उन्होंने तो पीएचडी की कोलेस्ट्रॉल पर बर्नार्ड साहब के साथ, लेकिन जो प्रॉब्लम उन्होंने लिया करने के लिए अपने इंसुलिन, एक उस समय इंसुलिन 1923 में इंसुलिन का बड़ा बोलबाला था। वो जानना चाहती थी कि क्रिस्टलीकरण जो होता है इसका, इसको क्रिस्टलीकरण भी किया जा सकता है, तो इसकी क्या संरचना। दैट इज 1934 की बात है। तो आगे ये सब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको यही बताना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल इंसुलिन का क्रिस्टल बन सकता है, ये पता था। और इसका प्रारंभिक एक्सरे क्रिस्टोग्राफी अध्ययन के अंतर्गत यह द्वितीय प्रोटीन भी था। सबसे पहला पेप्सिन था। पेप्सिन की डोरोथी हॉटकिंस नहीं किया था बर्नार्ड साहब के साथ। पेप्सिन भी आप शायद आपको पता होगा, जो पेट में पैदा होता है, पेप्टिक जूस, पेप्टिक अल्सर उससे होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा होता है। तो पेप्सिन की भी संरचना डोरोथी हॉटकिंस नहीं निकाली। पेप्सिन एक छोड़ दी,
ट्रिप्सिन के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इंसुलिन के बारे में जरूर कहेंगे। इंसुलिन अपनी स्वतंत्र शोध यात्रा के दौरान उन्होंने ये प्रथम विषय के रूप में लिया था। 26 में एबल जैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, गाय से इंसुलिन निकालकर उसका क्रिस्टलीकरण किया, तो उसी क्रिस्टल को लेके डॉरथी उसका अध्ययन कर रहे थे। इंसुलिन क्रिस्टलोग्राफी की प्रारंभिक अवस्था के दौरान अंतिम मुख्य प्रकाशन 1939 में वो हार मान गए थे। 5 साल के लगातार काम करने पर वो हार मान के छोड़ दी, उसको साइड में कर दी और इंसुलिन के बजाय पेनिसिलिन पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इंसुलिन पर थोड़ा बहुत तो काम करती रही और उसका दूसरा प्रकाशन जो है 39 के बाद 66 में हुआ। 1966 में उन्हें इंसुलिन की संरचना को हल करने में सफलता मिली, जिस पर वो लगभग 30 वर्षों से कार्य करते। After 35 years of continuous work, उन्होंने इंसुलिन की संरचना निकाली। अब इतिहास में जैसे कि टाइको राहे का नाम लिया जाता, उन्होंने 30 साल तक अध्ययन किया, मतलब आकाश का अध्ययन किया, उससे जो निकाले उन्होंने, मतलब जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखी थी, उसी के आधार पर केपलर और न्यूटन आगे बढ़े। आपको बता दें कि न्यूटन में 60 इंसुलिन में 530 करीब पर यूनिट सेल, there were 550 atoms। तो आपको मतलब एक और उदाहरण के तौर पर ये समझा सकते हैं, जिसको कैंगरू मॉडल कहते हैं। ये इंसुलिन का एक मॉडल है, मतलब जिसको फ्रेंची से और क्या कहते हैं 50 atoms। मतलब एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि हम सतुआ खाते हैं, सत्तू खा रहे हैं तो आपसे पूछे कि इसमें क्या है, तो सर आपको इसमें चना है, मकई है और पानी है और नमक है, चाय है, मसाला है, गरम मसाला है, कहेंगे कि उसके आगे क्या मिर्ची है, हिंग है कि नहीं, ये आप नहीं बता पाए। तो अगर मान लीजिए 10 की मतलब सामग्री हो या 15 सामग्री हो, तो उसको बताना में आपको दिक्कत, और कितना डाला है ये बताइए, कितना मिर्ची। तो वैसे ही है, जितना लाइक 530 आइटम्स, और कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन है, कितना जिंक है, ये सब तो वेरी वेरी। अच्छा, इसके बाद ये तो उनके साइंटिफिक वर्क के बारे में है। उनकी एक और भूमिका थी और वो कुकवॉश से रिलेटेड, क्योंकि 1950 कुकवॉश है क्या, ये 57 में कुकवॉश एक गांव था जिसमें एक सम्मेलन हुआ। इसमें करीब 22 साइंटिस्ट जुटे, 7 तो यूनाइटेड स्टेट्स के थे, सोवियत संघ से भी कुछ थे, जापान से भी थे, ऐसे कई अनेक दोस्त। इनका एक उद्देश्य था, ये काफी चिंतित थे कि ये तनाव जो बढ़ रहा था विश्व में, रशिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वॉर की जो बात हो रही थी, इससे काफी मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब काफी चिंतित थे। तो उनका ये सोच रहा कि इसको कैसे इस तनाव को कम किया जाए, और इस सरकारी तौर पर नहीं कम किया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, कुकवॉश के प्रतिभागी अपने विचारों का आदान प्रदान करते और शस्त्रों के होने वाले तनाव तथा उनके प्रयोग पर नियंत्रण रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। और वो कैसे कि कोई सरकार के जरिए नहीं या किसी संस्थान के जरिए नहीं, लेकिन आपस में आदान प्रदान, वैज्ञानिकों के आदान प्रदान। हॉजकिंस ने विश्व शांति के लिए अथक प्रयास किए। वो कुकवॉश की आजीवन सदस्य थी, तो 1976 से 88 तक 12 वर्षों तक उसकी वो अध्यक्ष रही। वो बहुत प्रयत्न किए इसके लिए। इनफैक्ट हॉजकिंस ने नाभिकीय शस्त्रों के खिलाफ अभियान के तहत 111 नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात है, इसमें एक वैज्ञानिक था जिसने किसी भी सामाजिक या राजनीतिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए, वो प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन। लेकिन जब हॉजकिंस ने उनसे अनुरोध किया तो तुरंत मान गए, हम साइन कर, क्योंकि आप 1995 में जब वो मतलब 88 में तो छोड़ दीजिए कुकवॉश, 1995 में कुकवॉश को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया शांति के लिए। इसके लिए मतलब एक बार और बता दें कि लोग कहते हैं कि डॉरथी हॉजकिंस को एक नोबेल प्राइज नहीं 3 मिलना चाहिए। एक तो पेनिसिलिन और विटामिन बी के लिए, एक इंसुलिन के लिए और एक इसके लिए,
उनके कई महिला विद्यार्थी रह चुके थे। उसमें से मार्गरेट थैचर भी थी जो ब्रिटिश की ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर, और एक और ये थी इलेनर डॉटसन जो है। इलेनर डॉटसन, उनके हस्बैंड गाय डॉटसन, ब्लूमेट ब्रुंडेल और विजय साहस उनके छात्र थे 1965-66, जिन्होंने इंसुलिन पे खोज की डॉरोथी वाटसन के साथ। तो जो पेपर लिखा गया था स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन 1969 में, इसमें 5 ऑथर्स हैं। उसमें से एक जो डॉरोथी वाटसन थी और 4 ऐसे लोग थे जिनका जन्म भी नहीं हुआ था जब वो इस पर काम करना शुरू की थी 1934 में। They were not even born at that time. भारतीय विद्यार्थी इनके साथ रहे थे, जिसमें ये विजयन साहब थे, जो अभी आजकल इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। वेंकटेशन, बासठ, रामशेषन, विश्वामित्र, सप्तेश्वर, कल्याणी विजयन और एम विजयन। इनफैक्ट उनके करीब 100 डॉक्टरल स्टूडेंट्स रहे थे, इसमें से सिर्फ 25 ही ब्रिटिश थे और सब यहाँ वहाँ के थे। कुछ फ्रांस के थे, कुछ इंग्लैंड के, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के थे, 700 इंडिया के। और ये उनकी जर्नी का मतलब जस्ट अ शॉर्ट समरी ऑफ हर लाइफ, ये सारांश उनकी जिंदगी का। यही मैं बता देना चाहूँगा कि आजकल जो है आप जाइए कहीं भी, तो यू टॉक टू एनी साइंटिस्ट का, पटना में जाइए या टीआई में, आई एम इंटरडिसिप्लिनरी ऐसा कहते हैं। ये she was the first interdisciplinary great scientist. She was a chemist, biologist, physicist, and the second thing about it, she always worked on material. उसी चीज पर वो काम की जो काम की थी, कोलेस्ट्रॉल, पेनिसिलिन, उसके आगे बढ़ी इंसुलिन, इस सब पर वो काम की। तो इनफैक्ट वो किसी ब्रिस्टल विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी थी। एक बात और उनके बारे में बता, 1938 में या 34 में ऐसे ही कुछ उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनके हाथ जो है उसमें बड़ा दर्द होता था, उंगलियों में बड़ा दर्द होता था, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि उनकी देखनी सुंदर होनी चाहिए। तो ऑलवेज वेरी